कहानी की शुरुआत होती है बहुत पुराने जमाने से एक बेहद दूर देश से, जहां यांग नाम का एक नौजवान योद्धा रहता था। बचपन से ही उसे सैड फ्लूट नाम के एक कबीले ने तलवारबाजी की कड़ी ट्रेनिंग दी थी ताकि वह इतिहास का सबसे महान तलवारबाज बन सके, और आखिरकार उसने यह कारनामा कर भी दिखाया। उसने दुश्मन कबीले के सरदार और उसके सारे योद्धाओं को अकेले मौत के घाट उतार दिया। वह अजेय बन चुका था, मगर जब उसकी नजर दुश्मन सरदार की नन्ही सी मासूम बेटी पर पड़ी तो उसका दिल पसीज गया। वह उस बच्ची को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, मगर उसका यह रहम उसके लिए ही जान का दुश्मन बन गया। उसके अपने ही कबीले के नियम बेहद सख्त थे। जब तक दुश्मन कबीले का एक एक जीव खत्म न हो जाए तब तक जीत अधूरी मानी जाती थी, और इसमें वह मासूम बच्ची भी शामिल थी। अब यांग अपने ही कबीले का गुनहगार बन गया था। अब उसका अपना ही कबीला उसके खून का प्यासा हो चुका था। हालात इतने खराब हो गए कि वह अपनी नौकरानी तक पर भरोसा नहीं कर सकता था। इसलिए यांग ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपना ही घर आग के हवाले कर दिया और उस मासूम बच्ची को लेकर एक जहाज पर सवार होकर अमेरिका की राह पकड़ ली। वहां उसका एक पुराना दोस्त स्माइली रहता था, जो खुद कभी एक योद्धा हुआ करता था। यांग उससे पनाह मांगना चाहता था, मगर जब यांग लंबा सफर तय करके लॉर्ड नाम के एक छोटे से कस्बे में पहुंचा तो उसका इंतजार एक बुरी खबर कर रही थी। उसका दोस्त स्माइली 3 साल पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। यांग के पैरों तले जमीन खिसक गई। इधर उसके पुराने वतन में उसका उस्ताद सैडेस्ट फ्लूट यांग के जले हुए घर के मलबे तक पहुंच गया। वहां उसे एक कागज मिला जो उस जहाज कंपनी का था जिससे यांग सफर पर निकला था। उस कागज से उस्ताद को यांग के अमेरिका जाने का सुराग मिल गया। अपने उस्ताद ने तुरंत यांग का पीछा करने का फैसला किया। उसने अपने कबीले के खूंखार योद्धाओं की एक बड़ी फौज इकट्ठा की और अमेरिका की ओर चल पड़ा। उधर कस्बे में लोग यांग को शक की निगाह से देख रहे थे। खासकर वहां का एक शराबी रॉन तो उसे फूटी आंख नहीं भाता था, मगर सर्कस में काम करने वाला एक नेक दिल इंसान एड बॉल उससे अच्छे से पेश आया। एड बॉल यांग को स्माइली की पुरानी कपड़े धोने की दुकान पर ले गया। उसने यांग को सुझाव दिया कि वह अपनी बच्ची के साथ यहीं रह सकता है। यांग को कुछ सुकून मिला। उसी शाम एक औरत ने पीछे से छुपकर एक डंडे से यांग पर हमला कर दिया, मगर यांग ने अपनी असलियत छुपाने के लिए जानबूझकर वार खा लिया। उसने पलटवार नहीं किया। वह औरत झेप गई। उसने माफी मांगते हुए अपनी सफाई पेश की। उस औरत का नाम लिन था। उसने बताया कि वह स्माइली की पुरानी दोस्त है। उसे लगा कि कहीं यांग स्माइली का कोई दुश्मन योद्धा न हो। जब उसे पता चला कि यांग भी स्माइली का दोस्त है और एक नई शुरुआत करना चाहता है तो उसका रवैया नर्म पड़ गया। लिन ने फैसला किया कि वह यांग को कपड़े धोने का काम सिखाएगी ताकि वह इस दुकान को संभाल सके। वह स्माइली की मदद किया करती थी। बदले में स्माइली उसे तलवार चलाना सिखाता था। क्योंकि यांग को उस मासूम बच्ची का नाम नहीं पता था, इसलिए लिन ने प्यार से उसका नाम अप्रैल रख दिया। यांग ने दुकान की सालों पुरानी धूल साफ की और अगली सुबह दुकान खोलने के लिए तैयार हो गया। तभी 3 शरारती किशोरों ने कुछ कपड़े लाकर उसे तंग करने की कोशिश की, मगर खुशकिस्मती से 8 बॉल वहां पहुंच गया और उन्हें डराकर भगा दिया। फिर उसने यांग और अप्रैल को सर्कस में दोपहर के खाने पर बुलाया। एक नया रिश्ता बन रहा था। सर्कस वाले उस वक्त एक बड़ा झूला बना रहे थे, इस उम्मीद में कि इससे उनके छोटे से कस्बे में सैलानी आएंगे। यांग ने देखा कि लिन चाकू फेंकने की प्रैक्टिस कर रही है, मगर उसका निशाना बेहद खराब था। बार बार चूकने से वह झुंझला रही थी। रॉन अब भी यांग की मौजूदगी पर एतराज जता रहा था, मगर बाकी सर्कस वाले बेहद खुश मिजाज थे। शाम को यांग लिन के घर के पास से गुजरा तो उसने अपनी जिंदगी में पहली बार संगीत की आवाज सुनी। लिन ने उसे बाहर खड़ा देखा और अंदर बुला लिया ताकि दोनों मिलकर वह सुरीला संगीत सुन सकें। ये पहली चीज थी जो यांग ने एक आम इंसान के तौर पर सीखी थी। उसकी जिंदगी में जीने के नए रंग भरने लगे थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए यांग को अपनी नई जिंदगी से प्यार होता गया। उसने जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को महसूस किया, जैसे चीजों को साफ करने का सुकून, दोस्त बनाने की खुशी और मिलकर काम करने का मजा। उसने पहली बार किसी खेल में हारने का एहसास जाना। दिन भर की मेहनत के बाद तन्हाई का सुकून पाया, डूबते सूरज को निहारा और सबसे बढ़कर उसने अपना एक छोटा सा बगीचा लगाना शुरू किया। यह काम उसे सबसे ज्यादा प्यारा था, क्योंकि अब तक उसने सिर्फ जिंदगियां छीनी थीं, मगर अब वह इस दुनिया में जिंदगी ला रहा था, नए पौधे उगा रहा था। यह उसकी रूह के लिए एक मरहम जैसा था जो उसके अतीत के जख्म भर रहा था। एक दोपहर यांग ने देखा कि लिन कब्रिस्तान जा रही है। उसने 8 बॉल से लिन के माजी के बारे में पूछा। 8 बॉल ने एक दर्दनाक कहानी सुनाई। कई साल पहले इस कस्बे पर एक भ्रष्ट और जालिम कर्नल ने धावा बोला था। उसकी नजर किशोरी लिन पर पड़ी। उसकी बदनीयती जाग उठी। वह लिन को एक तरफ ले गया, मगर वे एक रसोई में पहुंच गए जहां लिन को बचने का मौका मिला। उसने खौलते तेल का बर्तन उसके चेहरे पर
दे मारा। लिन वहां से जान बचाकर भागी, मगर कर्नल ने उस पर गोली चला दी। उसके मां बाप और भाई बहन उसकी लाश उठाने आए तो कर्नल ने उन सबको भी मौत के घाट उतार दिया। बाद में जब कर्नल चला गया और कस्बे वाले लाशें दफनाने लगे तो उन्हें एक हैरत अंगेज बात पता चली। पूरे परिवार में सिर्फ लिन ही किसी तरह जिंदा बच गई थी। यह एक चमत्कार था। यही वह दर्द था जो लिन के दिल में बदले की आग बनकर सुलग रहा था। उस शाम यांग ने देखा कि लिन छोटे छोटे पत्थर फेंककर अपने खराब निशाने पर झल्ला रही है। अब यांग को उसके अंदर के गुस्से की असली वजह समझ आ गई थी। उसने लिन की मदद करने का फैसला किया और उसे सर्कस ले गया। उसने समझाया कि उसकी असली समस्या उसके हाथों में नहीं बल्कि उसके ध्यान में है। यांग ने लिन की आंखों पर पट्टी बांधी और उससे अपनी ही तरफ चाकू फेंकवाए। लिन ने हर चाकू सही निशाने पर मारा बिना यांग को छुए। लिन ने शुक्रिया अदा करते हुए उसे सैड फ्लूट कहकर पुकारा, यानी वह शुरू से ही उसकी असलियत जानती थी। स्माइली ने उसे यांग के किस्से सुनाए थे। लिन ने मौके का फायदा उठाकर पूछा कि उसके कबीले का यह अजीब नाम क्यों है। यांग ने एक खौफनाक राज बताया कि जब किसी का गला काटा जाता है तो आखिरी आवाज एक उदास बांसुरी जैसी निकलती है, इसीलिए उन्हें सैड फ्लूट कहा जाता है। ये सुनकर लिन के रोंगटे खड़े हो गए। फिर लिन ने पूछा कि आखिर वह इस खूनी कबीले में शामिल ही क्यों हुआ था। यांग ने अपने बाप की कहानी सुनाई जो एक मामूली किसान था। एक दिन एक तलवारबाज ने सिर्फ अपनी तलवार की धार आजमाने के लिए उसके बेकसूर बाप को मार डाला था। उस वक्त बच्चे यांग को अपने कमजोर बाप पर गुस्सा आया था, इसीलिए उसने ठान लिया था कि वह उस तलवारबाज से भी ज्यादा ताकतवर बनेगा। यही जज्बा उसे इस अंधेरी दुनिया में खींच लाया था। यांग को उदास देखकर लिन ने उसे एक खूबसूरत हार तोहफे में दिया जो कभी उसकी माँ का हुआ करता था। यह तोहफा पाकर यांग को अपनी जिंदगी का इकलौता तोहफा याद आ गया। जब वह बचपन में ट्रेनिंग ले रहा था तो उसके उस्ताद ने उसे एक प्यारा सा छोटा पिल्ला दिया था। इसके बाद यांग ने लिन को अपनी खास तलवार दिखाई जिसे उसने अपनी म्यान में सील कर दिया था ताकि वह दोबारा किसी की जान न ले सके और किसी रूह की चीख न सुने। मगर उसके पास दो छोटी जुड़वा तलवारें भी थीं। उन्हीं से वह लिन की ट्रेनिंग आगे बढ़ाने लगा जहां स्माइली ने छोड़ी थी। रॉन को यह सब बेहद हैरत अंगेज लग रहा था। उधर दूसरी तरफ सैडेस्ट फ्लूट और उसके कबीले ने एक जहाज पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। उन्होंने पूरे जहाजी अमले को मौत के घाट उतार दिया। अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क था, मगर उस्ताद को कोई फिक्र नहीं थी। उसे यकीन था कि वह यांग को आसानी से ढूंढ निकालेगा। उस्ताद का मानना था कि एक दिन यांग जरूर अपनी तलवार दोबारा उठाएगा और जिस पल उसकी सील टूटेगी उन्हें उसकी आवाज सुनाई दे जाएगी। बस उन्हें कान लगाकर सुनना था। इधर कस्बे में यांग की नई जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। वह किशोरों की शरारतें झेलता, लोगों के कपड़े धोता, अपने हरे भरे बगीचे की देखभाल करता, लिन को ट्रेनिंग देता। उसकी जिंदगी मुकम्मल हो रही थी। जब क्रिसमस का त्योहार आया तो सर्कस वालों ने एक बड़ी पार्टी रखी। यांग भी शामिल हुआ, मगर उसने नाचने से मना कर दिया। जब लिन ने उसका हाथ थामकर नाचने को कहा तो वे दोनों ट्रेनिंग की ओर लौट गए। लिन आखिरकार इतने करीब आने में कामयाब हो गई कि उसने अपनी तलवार यांग की गर्दन पर रख दी, मगर यांग इतना उलझ गया कि कोई जवाब नहीं दे पाया। ठीक उसी पल वह जालिम कर्नल अपने आदमियों के साथ कस्बे में आ धमका। उसके घोड़ों ने यांग के प्यारे बगीचे को पूरी तरह रौंद डाला। अब कर्नल ने अपने चेहरे पर एक नकाब पहन रखा था ताकि लिन के दिए हुए जलने के निशान छुप जाएं। उसने सर्कस वालों को तंग करके क्रिसमस की पार्टी में खलल डाल दिया। उसके आदमियों ने एक जोकर को निशानेबाजी के लिए इस्तेमाल किया। जब रॉन ने उन्हें रोकना चाहा तो कर्नल ने उसे अपने चाबुक से दबोच लिया। कर्नल ने अपने एक आदमी से कहकर रॉन को घोड़े के पीछे बांधकर रेत में घसीटा। यह बेहद जालिमाना मंजर था। फिर उसने जोकर के पैर में गोली मार दी। अब उसकी गंदी नीयत जाग उठी और उसने रात गुजारने के लिए एक लड़की की मांग की। कस्बे वाले जानते थे कि लिन बदला लेने के लिए कोई बेवकूफी जरूर करेगी, इसीलिए उन्होंने उसे एक तहखाने में बांध दिया और एहतियातन यांग ने उसकी तलवारें भी अपने पास रख लीं ताकि वह कोई गलती न कर बैठे। मगर लिन के जूते में एक चाकू छुपा हुआ था। जैसे ही आदमी वहां से गए, लिन ने खुद को आजाद कर लिया। उधर यांग इस उलझन में था कि क्या उसे अपनी सील की हुई तलवार निकालनी चाहिए। कर्नल ने कस्बे की औरतों को इकट्ठा किया और एक शादीशुदा औरत को चुन लिया। जब उसके शौहर ने उसे बचाने की कोशिश की तो कर्नल ने दोनों मियाँ बीवी को गोली मार दी। उनकी मासूम बेटियां अपने माँ बाप के लिए रोती हुई बाहर निकलीं। उन मासूम बच्चियों को रोता देखकर भी कर्नल का दिल नहीं पसीजा। उल्टा उसने अब उन्हीं को चुन लिया। यह उसकी हैवानियत की इंतहा थी। जब वह खाना खा रहा था तभी लिन वहां पहुंच गई। उसने एक नर्तकी का भेष बनाया हुआ था। उसने कर्नल का मनोरंजन करने के लिए खुद को पेश किया। इधर कस्बे वालों को पता चल गया कि लिन तहखाने से फरार हो चुकी है। जब यांग को यह खबर मिली तो उसने आखिरकार अपनी तलवार की सील तोड़ने का फैसला कर लिया।
जैसे ही यांग की तलवार की सील टूटी, उसमें से रूहों की एक दर्दनाक चीख निकली। उस्ताद सैडेस्ट फ्लूट ने वह आवाज साफ सुन ली। अब उसे पता चल गया था कि उसे अपने कबीले को किस दिशा में ले जाना है। उधर लिन ने अचानक हमला करके कर्नल को चाकू मारने की कोशिश की, मगर कर्नल पहले से ही उसकी असलियत जानता था। वह अपनी बंदूक के साथ उसका इंतजार कर रहा था। लिन उसकी चाल में फंस चुकी थी। हालात खतरनाक थे। कर्नल ने छत की तरफ एक गोली चलाकर अपने आदमियों को बुलाया, मगर तभी अचानक यांग खिड़की तोड़कर अंदर कूद पड़ा। उसने पल भर में सारे आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। वह कर्नल को भी मारने ही वाला था कि लिन ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि कर्नल सिर्फ उसका है, यह बदला उसे ही लेना है। यह उसका हक था अपने परिवार की मौत का। कर्नल ने लिन को ढाल बनाने की चाल चली। उसने लिन को पकड़ा और उसे धक्का देकर खिड़की से बाहर निकला और अपने बाकी बचे आदमियों के साथ भागने लगा। लिन ने उसका पीछा किया और अपने नए सीखे हुए हुनर का इस्तेमाल किया। उसने पूरे ध्यान से अपना चाकू फेंका और कर्नल को मार गिराया। कम से कम उसे ऐसा ही लगा। जब कस्बे वाले करीब आए और नकाब उतारा तो सच्चाई कुछ और ही निकली। यह लाश तो किसी और की थी। दरअसल वह एक आम आदमी था जिसे कर्नल ने अपने बदले इस्तेमाल किया था। असली कर्नल अपने आदमियों के साथ बच निकला था। यह जानकर सब हैरान रह गए। यांग ने अपना सामान और अप्रैल को समेटा। वह कस्बा छोड़कर जाना चाहता था। इससे पहले कि उसका उस्ताद उसे ढूंढ ले, वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कस्बे वाले खतरे में पड़े। मगर 8 बॉल ने उसे रोका और एक कड़वी सच्चाई बताई कि अब तो वे पहले से ही खतरे में हैं। 8 बॉल ने समझाया कि कर्नल बदला लेने के लिए और भी ज्यादा आदमियों के साथ वापस लौटेगा। यह सुनकर यांग ने रुकने और मदद करने का फैसला किया। कस्बे वालों को लगा कि अकेला यांग काफी नहीं होगा, मगर 8 बॉल को कोई फिक्र नहीं थी। उसने एक राज खोला कि उनके पास रॉन भी है। दरअसल रॉन कभी एक खूंखार डाकू हुआ करता था। जब उसने यह काम छोड़ा तो 8 बॉल ने उसके सारे हथियार कब्रिस्तान में दफना दिए थे। अब वक्त आ गया था कि उन दफन हथियारों को बाहर निकाला जाए। रॉन ने अपना निशाना आजमाया और तसल्ली कर ली कि वह आज भी पहले जैसा ही अचूक है। इधर लिन ने यांग से बात की। वह पहले ही भांप चुकी थी कि सब कुछ खत्म होने के बाद यांग यह कस्बा छोड़कर चला जाएगा। उसने यांग से गुजारिश की कि जब वह जाए तो उसे और अप्रैल को भी अपने साथ ले जाने के बारे में सोचे। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। हथियारों के साथ रॉन को अपने पुराने डाकू वाले कपड़े भी मिल गए। वह उन्हें धुलवाने यांग के पास ले आया, जबकि बाकी कस्बे वाले बारूद से जाल बिछाने की तैयारी में जुट गए। इस दौरान रॉन और यांग ने अपने अपने मांझी की बातें शेयर की। रॉन हमेशा जानता था कि यांग एक खतरनाक आदमी है, क्योंकि उसे उसमें से खून की बू आती थी। यांग ने भी कबूल किया कि उसे भी इसी वजह से रॉन की असलियत का पता था। दोनों एक जैसे थे। दोनों ने हाथ मिलाया। रॉन ने बताया कि उसने अपना कामयाब डाकू वाला पेशा क्यों छोड़ा था। दरअसल जो रेंजर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने उसकी पत्नी को मार डाला था। मरने से पहले रॉन की पत्नी ने उससे वादा लिया था कि वह दोबारा कभी बंदूक नहीं उठाएगा। तब से वह अपने वादे पर कायम था, मगर आज एक बड़ी मजबूरी थी। 8 बॉल ने रॉन को समझाया था कि उसकी पत्नी आज के हालात जरूर समझती। रॉन ने यांग को एक गहरी नसीहत दी कि अगर वह सच में किसी से प्यार करता है तो उसे उससे दूर रहना चाहिए, ताकि उसकी वजह से उसे कोई तकलीफ न पहुंचे। यह बात यांग के दिल में घर कर गई। इसके बाद यांग ने लिन को उसकी तलवारें वापस की और उसे याद दिलाया कि किसी इंसान को जल्दी मारने के लिए कहां वार करना चाहिए। अगले दिन एक किशोर अप्रैल को लेकर एक तहखाने में छुप गया। यांग कस्बे के दरवाजे पर मोर्चा संभाल कर खड़ा हो गया और रॉन उस बड़े झूले के ऊपर जा बैठा। जब कर्नल अपनी फौज के साथ पहुंचा तो उसके आदमी आगे बढ़कर एक बार फिर बगीचे को रौंदने लगे और सीधे उस बारूद के जाल में जा फंसे जो कस्बे वालों ने पहले से बिछा रखा था। एक जोरदार धमाका हुआ जिसने कई आदमियों को उड़ा दिया और धूल का गुब्बार छा गया। उस धूल के गुब्बार का फायदा उठाकर यांग छुपते छुपाते आगे बढ़ा और कई और आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। कर्नल ने अपने बाकी आदमियों को सर्कस की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया, मगर वहां पहुंचते ही सर्कस की मशीनें अचानक चालू हो गईं और भी कई धमाके हो गए। रॉन ने झूले के ऊपर से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जब कर्नल के आदमी उस तक पहुंचने के लिए झूले पर चढ़ने लगे तो सर्कस वाले उन्हें नीचे गिराने लगे। यांग साए की तरह आगे बढ़ता रहा और अपनी तलवार से एक एक करके दुश्मनों को खत्म करता रहा। रॉन ने जितनी हो सकी उतनी गोलियां चलाईं और फिर एक रस्सी के सहारे फिसलकर नीचे आ गया। जैसे ही वह सुरक्षित जगह पहुंचा, कस्बे वालों ने उस पूरे झूले को बारूद से उड़ा दिया, जिससे ऊपर मौजूद सारे दुश्मन ढेर हो गए। सर्कस वाले अपनी छुपने की जगहों से बाहर निकल आए। उन्हें लगा कि उन्होंने जंग जीत ली है, मगर हकीकत में कर्नल और उसके कुछ आदमी अब भी जिंदा थे। उन्होंने अचानक हमला करके कई सर्कस वालों को मार डाला। जब कर्नल के आदमी उन्हें घेरने ही वाले थे, तभी अचानक सैडेस्ट फ्लूट
और उसके योद्धा वहां प्रकट हो गए। अब बंदूक वालों और तलवार वालों के बीच एक नई जंग छिड़ गई। यांग ने लिन से कहा कि वह अप्रैल को लेकर भाग जाए और खुद इस जंग में कूद पड़ा। हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। चारों तरफ खून बह रहा था। दोनों तरफ के आदमी तेजी से मारे जा रहे थे, खासकर इसलिए क्योंकि यांग दोनों तरफ के दुश्मनों को निशाना बना रहा था। फिर वह लिन और अप्रैल की हिफाजत के लिए उनके पीछे भागा, क्योंकि कर्नल का सारा ध्यान उन्हीं पर था। मगर जब वे चारों तरफ से घिर गए तो लिन ने अप्रैल को एड बॉल के हवाले कर दिया ताकि वह उसे महफूज जगह ले जाए और खुद यांग की मदद करने लगी। दोनों ने मिलकर अपने इर्द गिर्द के योद्धाओं को खत्म किया। दुश्मनों को हराने के बाद यांग और लिन एड बॉल को ढूंढने गए, मगर वहां जो मंजर देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। कर्नल ने एड बॉल को मार डाला था और नन्ही अप्रैल को अपने साथ उठा ले गया था। कर्नल अप्रैल को लेकर एक होटल के कमरे में छुप गया और हिफाजत के लिए दरवाजे के बाहर अपने कई आदमी तैनात कर दिए। कुछ और सैड फ्लूट योद्धा बच्ची तक पहुंचने की कोशिश में मारे गए। माहौल बेहद खूनी हो चुका था। तभी यांग भी होटल पहुंच गया। उसने पल भर में सारे पहरेदारों को मौत के घाट उतार दिया और कमरे में दाखिल हुआ। अपनी तलवार की एक तेज हरकत से यांग ने कर्नल को निहत्था कर दिया और अप्रैल को वापस ले लिया, मगर उसने कर्नल को नहीं मारा। उसने यह मौका लिन के लिए छोड़ दिया, जो उसी वक्त वहां पहुंच गई थी। लिन और कर्नल के बीच तलवारों की जंग शुरू हुई। शुरू में कर्नल भारी पड़ रहा था, मगर हालात बदलने वाले थे। जल्द ही लिन ने पासा पलट दिया और बेहद संतोष के साथ कर्नल को मौत के घाट उतार दिया। आखिरकार उसका सालों पुराना बदला पूरा हो गया। उसके माँ बाप और भाई बहन की रूहों को सुकून मिला। अब यांग की बारी थी अपने पुराने उस्ताद का सामना करने की। उस्ताद इस बात पर अड़ा था कि अप्रैल को मारना जरूरी है, क्योंकि वह हमेशा उनकी दुश्मन रहेगी। मगर यांग अब वह पुराना यांग नहीं रहा था। सैडेस्ट फ्लूट को यकीन नहीं था कि यांग में उसे जंग में मारने की हिम्मत है, क्योंकि वह हमेशा से नर्म दिल रहा था। उस्ताद ने ताना मारा कि बचपन में यांग को उस पिल्ले को मारने में बहुत तकलीफ हुई थी, जब उस्ताद ने हुक्म दिया था, और बड़े होकर भी वह एक मासूम बच्ची को नहीं मार पाया। मगर उस्ताद यह भूल गया था कि यांग अपने प्यारों की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकता था। अब वह कमजोर नहीं था। यांग ने एक पल भी नहीं हिचकिचाया और अपने उस्ताद को मौत के घाट उतार दिया। मरते वक्त सैडेस्ट फ्लूट के चेहरे पर अपने शागिर्द के लिए फख्र का भाव था। वह खुश था कि उसका शागिर्द आखिरकार इतना मजबूत बन गया कि उसे ही हरा दे। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। यांग के लिए जाने का वक्त आ गया था। उसे रॉन की वह नसीहत याद आई कि अगर तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उसकी भलाई के लिए उससे दूर हो जाओ। रॉन की बात पर अमल करते हुए यांग ने न सिर्फ लिन को अपने साथ ले जाने का इरादा छोड़ दिया, बल्कि उसने नन्ही अप्रैल को भी सर्कस वालों के पास छोड़ दिया, ताकि वह खतरों से दूर एक आम और खुशहाल जिंदगी जी सके। यह उसके लिए बेहद मुश्किल फैसला था, अपने जिगर के टुकड़ों को छोड़ना, मगर उसने उनकी सलामती के लिए अपने दिल पर पत्थर रख लिया। वह उन्हें अपनी खूनी दुनिया का हिस्सा नहीं बनाना चाहता था। कई महीने बीत गए। अब यांग एक बर्फीली जमीन पर अकेला रह रहा था। वह मछलियां पकड़ता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता। उसने एक नई शांत जिंदगी ढूंढ ली थी, मगर बदकिस्मती से उसका माजी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। यहाँ भी एक कातिल उसे ढूंढता हुआ आ पहुंचा। यांग ने उस आदमी को मारने के बाद अपनी तलवार और लिन का दिया हुआ वह कीमती हार उठाया, जो उसकी सबसे प्यारी निशानी था। फिर यांग ने अपना यह नया घर भी आग के हवाले कर दिया। उस घर में संगीत का एक नया रिकॉर्ड भी था, जो उसने हाल ही में खरीदा था। वह भी जलकर राख हो गया। जैसे ही वह वहां से निकला, कुछ और सैडेस्ट फ्लूट योद्धा उसे ढूंढते हुए आ पहुंचे। इसका मतलब साफ था कि एक नया घर ढूंढने से पहले उसे हमेशा कोई न कोई जंग लड़नी होगी। उसका माजी एक साए की तरह हमेशा उसके पीछे लगा रहेगा। यह उसकी तकदीर बन चुकी थी। यांग की तलवार एक बार फिर खून की प्यासी हो चुकी थी। उसने उन योद्धाओं का सामना किया। उसकी जिंदगी एक अंतहीन सफर बन चुकी थी, जहां कभी सुकून तो कभी जंग थी, मगर उसके दिल में लीन और अप्रैल की यादें हमेशा जिंदा थीं। वह हार उसके सीने से लगा रहता, जो उसे उन हसीन दिनों की याद दिलाता था, जब उसने एक आम इंसान की जिंदगी के मजे लिए थे। वे लम्हे उसकी सबसे कीमती दौलत बन चुके थे। दूर कस्बे में लीन अब भी यांग का इंतजार करती थी, हालांकि वह जानती थी कि यांग शायद कभी वापस न आए। नन्ही अप्रैल अब सर्कस वालों के बीच पल बढ़ रही थी, एक खुशहाल और महफूज जिंदगी जी रही थी। उसे यह नहीं पता था कि उसके पालने वाले यांग ने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। उसने अपनी खुशियां, अपना प्यार, सब कुछ उसकी सलामती पर वार दिया था। यही एक बाप की सबसे बड़ी निशानी थी, जो खामोशी से प्यार करता है, क्योंकि अब वह सिर्फ एक कातिल नहीं, बल्कि एक रक्षक बन चुका था, जो प्यार के लिए लड़ता था।